हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो पीजीडीटी कोर्स के सीरीज में मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। हमारी ऑलरेडी एमटीटी 051 की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बीच में मैं आपके लिए एमटीटीपी 006 जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है पीजीडीटी कोर्स में, उसके लिए परियोजना प्रस्ताव यानी प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाना है, उसको कैसे सेंड करना है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। मैं ये वीडियो पहले इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि अगर आपने अभी तक सेंड नहीं किया है प्रपोजल, या फिर आप जनवरी में एडमिशन लेने वाले हैं जनवरी सेशन में, और अगर आपको प्रपोजल भेजना हो तो आप कैसे भेजेंगे। ये प्रपोजल आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप भेज दीजिए, ताकि आपका अप्रूवल आ जाए और आप प्रोजेक्ट वर्क पे काम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को क्लासेस के बीच में ला रहा हूँ। तो हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल बना लेंगे, उसको सेंड कर देंगे, उसके बाद आगे की डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस करते रहेंगे। और उसके अलावा जैसे ही आपका प्रपोजल आ जाएगा, उसके बाद में एक प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है, उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, तो वो सब के लिए एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एमटीटीपी 006 का क्लास है ये पार्ट 1, और इसका पार्ट 2 जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तब बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परियोजना कार्य जो हमारा है एमटीटीपी 006 जो सब्जेक्ट है, उसमें हमें क्या क्या करना होता है। प्रोजेक्ट वर्क के अंदर ओवरऑल प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो पहला स्टेप है करीब 8 से 10,000 शब्दों की सामग्री का चयन करके विद्यापीठ में अनुमोदन के लिए भेजना। मतलब इग्नू को आपको 8 से 10,000 शब्दों की सामग्री, ये सामग्री आपको कहाँ से मिलेगा। कोई भी बुक आप ले सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज दिया हुआ है, जो आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। तो 8 से 10,000 शब्दों की सामग्री, कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें से 8 से 10,000 शब्दों की सामग्री का आप चयन कर लीजिए जिसका आप अनुवाद करना चाहते हैं, और उसको आपको अनुमोदन अनुमोदन यानी अप्रूवल के लिए आपको इग्नू को भेजना भेजना होगा। और उधर से अप्रूवल आपका अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो उस प्रोजेक्ट वर्क पे आप काम शुरू कर सकते हैं। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपको पूरा प्रोजेक्ट वर्क आपको फिर से इग्नू को सेंड करना होगा। ठीक है, चयनित पाठ का अनुमोदन होने पर उसका अनुवाद करना, मतलब अगर अप्रूवल हो गया तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अनुवाद संबंधी अपने अनुभवों के आधार पर लगभग 1500 शब्दों में अनुवाद किए टिप्पणी लिखना। तो ये जो बाकी 3 स्टेप्स हैं, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ हम लोग की प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाएं और उसको सेंड कैसे करेंगे। ठीक है, अनुदित पाठ और अनुवाद किए टिप्पणी को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना। तो ये तीनों स्टेप जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी सिर्फ हम लोग पहले चरण की ओर चलते हैं। तो पहला चरण क्या है, परियोजना प्रस्ताव का निर्माण और प्रस्तुति। ठीक है, तो आपका परियोजना प्रस्ताव एक प्रकार से आपके परियोजना कार्य को पूरा करने की दिशा में पहला कदम है। इसके अंतर्गत आपको उपयुक्त पाठ का चयन कर उसके लिए समुचित शीर्षक तैयार करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें से आपका डिफरेंट कैटेगरी दिया हुआ है। पाठ चयन हेतु मुख्य विषय क्षेत्र, तो आप इन सब से संबंधित कोई भी बुक आप ले सकते हैं, जिसमें 8 से 10,000 शब्द, जिसका कोई भी चैप्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें 8 से 10,000 शब्द आ जाए। थोड़ा इधर उधर चलेगा, बट शब्द सीमा पे हमें ध्यान देना है। तो जैसे प्रशासन के क्षेत्र में हो गया, आपका विज्ञान का कोई बुक आप ले सकते हैं, सामाजिक विज्ञान का कोई बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विषय, और ये है उप विषय क्षेत्र। तो प्रशासन से संबंधित कौन कौन सी किस किस तरह की किताबें आ सकती है आपकी, कार्यालय, संसदीय साहित्य, रिपोर्ट, मैनुअल, नियम, संहिताएं, कोड आदि। विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा। तो वैसी पुस्तक लेनी है जिसका अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है। आपको ऐसी पुस्तक नहीं लेनी है जिसका अनुवाद ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे कि कोई भी हिंदी में कोई बुक अवेलेबल है जिसका अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ है, या फिर अंग्रेजी में कोई ऐसी बुक अवेलेबल है जो जिसका अभी हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है, तो आप इन सब कैटेगरी में कोई भी बुक ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश की। अगर आप हिंदी की बुक लेते हैं तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, अगर इंग्लिश की बुक लेते हैं तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। ठीक है, तो आप प्रशासन से रिलेटेड कोई बुक ले सकते हैं, विज्ञान से रिलेटेड कोई बुक ले सकते हैं, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कोई बुक ले सकते हैं, जिसमें और सामाजिक विज्ञान के अंदर देखिए डिफरेंट उप विषय भी हैं, तो इनमें से भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका साहित्य एवं मानविकी, जिसमें कविता, कहानी, आलोचना साहित्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो कोई भी एक बुक उठा सकते हैं जिसका अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है, साहित्य एवं ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, जो भी आपको अच्छा लगे और जो भी आपको इंटरेस्टेड हो जिसको जिसका अनुवाद करने में, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। उसमें से सिर्फ 8 से 10,000 शब्द ही करना है। तो हो सकता है अगर बुक चैप्टर्स में है या डिफरेंट स्टोरीज में डिवाइडेड है, तो आप 8 से 10,000 शब्दों में जितना भी
बुक का अंश आ जाए उतना ही आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए लेना है, ठीक है। फिर व्यावसायिक क्षेत्र से आप कुछ ले सकते हैं, मीडिया क्षेत्र से ले सकते हैं, वाणिज्यिक, बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार। तो इसको आप एक नजर देख लीजिएगा कि इसमें से कौन से कैटेगरी में आप जो भी बुक सेलेक्ट करते हो कौन सी कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये मेंशन करना होगा आपको आगे। देन समकालीन विमर्श है, अध्ययन के नए क्षेत्र है, विविध है। तो आप विविध में देखिए, जैसे आपको कोई आपने बुक सेलेक्ट किया और आपको लगता है कि बाकी के किसी में सेट नहीं हो रहा है, तो आप विविध के अंदर उसको डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर विविध डालेंगे तो आखिरी फैसला जो होगा वो यूनिवर्सिटी का होगा कि आपको वो अप्रूव करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब है परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं के क्रम में ब्यौरे दिए जाए। तो इसमें किस क्रम में क्या क्या कंटेंट डालना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या है, प्रस्तावित चयनित पाठ का शीर्षक। तो पहले तो आपको शीर्षक देना है। चयनित पाठ की प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब यही सब देना है आपको कि कौन सा विषय है, कौन सा उपविषय के अंदर आता है, ठीक है। अनुवाद की पद्धति, प्रक्रिया, रणनीति या कार्यनीति क्या होगी, अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, पूरा आपको दिखाऊंगा कैसा प्रपोजल था। अनुवाद के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले साधन या उपकरण, अगर किसी आप डिक्शनरी या ऑनलाइन रिसोर्स का यूज कर रहे हैं तो उसका आपको वहां पे उल्लेख करना होगा। प्रस्ताव परियोजना की संकल्पना है तथा इसे संकल्पनात्मक शैली में ही बनाए। तो एक लिखने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता दूंगा कि वो उसको इसी शैली में लिखना है, क्योंकि ये प्रस्तावित है, ये आप कर नहीं रहे, ये प्रस्ताव रख रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के पास। तो जब इसका अप्रूवल होगा तभी आप इस पे कार्य शुरू करते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये एक प्रपोजल दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो उसी शैली में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपको स्रोत और लक्ष्य भाषा में दक्षता को ध्यान में रखकर विभिन्न कार्य के आधार पर ही पाठ का चयन करना होगा। तो स्रोत और लक्ष्य भाषा, जैसे आपका स्रोत भाषा इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, उसी तरह लक्ष्य भाषा आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है। अगर इंग्लिश आपकी स्रोत भाषा है तो हिंदी लक्ष्य भाषा होगी, अगर हिंदी आपका स्रोत भाषा है तो इंग्लिश लक्ष्य भाषा होगी। तो दोनों में आपको दक्षता को ध्यान में रखकर आपको किसी पाठ का चयन करना है कि आप ज्यादा ही टफ ऐसा कुछ मत ले लीजिए जिसका आप अनुवाद ना कर पाए, ठीक है। पाठ का चयन और तत्संबंधी प्रस्ताव भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा चयनित सामग्री का अनुवाद पहले न हुआ हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो सामग्री आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका पहले से अनुवाद नहीं हुआ है। परियोजना प्रस्ताव के साथ आपको इस आशय का एक घोषणा पत्र अवश्य लगाना होगा। इसके साथ एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको भी आपको फिल करके इसमें लगाना है, जिसमें आपके अपने हस्ताक्षर सहित यह प्रमाणित किया गया हो कि आपके द्वारा चयनित सामग्री का अनुवाद पहले नहीं हुआ है। तो ये एनेक्सर का है, वो हम देखेंगे क्या है, वो मैं आपको वो भी बता दूंगा। कृपया ध्यान दें कि आपको परियोजना प्रस्ताव स्वयं तैयार करना है, यह कार्य अध्ययन केंद्र के किसी शैक्षिक परामर्शदाता के मार्गदर्शन में नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें स्टडी सेंटर का कोई रोल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि स्टडी सेंटर जाके वहां पे आपको कोई मेंटर गाइड कुछ लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। यह भी ध्यान रखिए कि इसे अध्ययन केंद्र के समन्वयक से अग्रेषित नहीं किया गया हो। मतलब स्टडी सेंटर का इसमें कोई रोल ही नहीं है कि आप किसी मेंटर को, किसी का कोई बीच में कोई इसमें दखल नहीं होता है। आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भेजना है और वहां से आपका अप्रूवल आएगा, आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे और उसको सीधा यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। तो आपको कोई मेंटर, कोई गाइड और किसी से प्रस्तावित और किसी के द्वारा फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। यानी आपको परियोजना प्रस्ताव को सीधे ही अनुवाद, अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ को भेजना होगा। वो मैं बता दूंगा, एड्रेस भी बता दूंगा कि कहाँ आपको भेजना है बाई पोस्ट। अब उसके बाद देखिए, परियोजना प्रस्ताव की प्रस्तुति के लिए इस मार्गदर्शिका में दिए गए निर्धारित फॉर्मों का प्रयोग करें और सावधानी पूर्वक पूरी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में देते हुए उसे निम्नलिखित पते पर स्वीकृति के लिए भेज दें। लिफाफे पर परियोजना कार्य प्रस्ताव अवश्य अंकित करें। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर आप जो लिफाफे के ऊपर क्या पेस्ट करेंगे, क्या एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको भेजना होता है। तो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि जो आप लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फिर जो उसको इन्वेलप में रख के इन्वेलप के ऊपर आप कौन सा एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के साथ साथ और भी क्या लिखना होता है, वो सारा मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे ही आपने सेंड कर दिया, परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति, अस्वीकृति अथवा संशोधन हेतु सुझाव अनुवाद, अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ के द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात ही आप अनुवाद संबंधी परियोजना कार्य पर काम करना शुरू करें। कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। तो जैसे ही आपका अप्रूवल या रिजेक्शन भी आपका हो सकता है, तो अगर अप्रूवल आ जाता है तभी आप इस पे काम करना शुरू करें, पहले से ही आप अपना एफर्ट वेस्ट ना करें। जैसे ही अप्रूवल आता है तभी आप इस पे काम करना स्टार्ट करें। अगर आपका परियोजना प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है तो आपको नया परियोजना प्रस्ताव जमा करना होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी भेजने के लिए, क्योंकि अगर
आपका ये रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से, मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे बुक का अनुवाद प्रपोज किया है जो ऑलरेडी अनुवाद हो चुका है और आपको ये ज्ञात नहीं था और आपने सेंड कर दिया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट होने की स्थिति में आपको नया प्रपोजल बनाना है, फिर से सेंड करना है, तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आपके परियोजना प्रस्ताव में संशोधन के लिए सुझाव दिया जाएगा तो आपको दिए गए सुझावों या टिप्पणियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करके प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर कुछ सुझाव दिया गया कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे चेंज कीजिए, तो आपको उसको फिर से संशोधन करके फिर से आपको प्रपोजल को वापस सेंड करना है। ठीक है, तब फिर फाइनली जाके वो अप्रूव होगा। अब चलते हैं, परियोजना प्रस्ताव भेजते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दीजिए। अपने परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति अपने पास संभाल कर अवश्य रखें, क्योंकि विद्यापीठ से केवल परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति, अस्वीकृति या संशोधन की सूचना ही दी जाएगी। तो अपना जो परियोजना प्रस्ताव है उसको आप संभाल के रखिए, उसकी एक कॉपी, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन भी आप लिख सकते हैं या फिर आप टाइप करके भी लिख सकते हैं, परियोजना प्रस्ताव बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका आपको सेव करके रखना है। अगर आपके पास टाइप करके बनाया तो आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में तो जरूर सेव होगा, लेकिन अगर आपने हाथ से लिखा है तो उसका फोटोकॉपी या फिर कुछ उसके पास अपने पास संभाल के रखिए उसकी एक प्रति। ठीक है, क्योंकि उधर से आपका वो रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न सिर्फ आपको ईमेल में आपका नेम आएगा, आपका जो टाइटल दिया है, शीर्षक दिया है और अप्रूव्ड है नहीं है, वही सिर्फ आएगा आपको ईमेल के थ्रू। तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप अपना एक कॉपी उसका संभाल के जरूर रख लीजिएगा। अपने परियोजना प्रस्ताव को पंजीकृत डाक से भेजें ताकि वह निर्धारित समय में निश्चित रूप से विद्यापीठ में पहुंच जाए। तो आप इंडिया पोस्ट से डायरेक्टली भेज सकते हैं, जिससे कि आपको एक स्लिप भी मिल जाता है जिसमें आप ट्रैक भी कर सकते हैं। जिस शीर्षक से परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत हुआ हो उसमें किंचित भी परिवर्तन न करें, अर्थात अनुमोदित परियोजना शीर्षक ही अंतिम शीर्षक होगा। तो जो भी आपका अप्रूव हुआ है उसी का अनुवाद करना है आपको, अगर उसके अलावा आपने किया तो प्रॉब्लम आ सकता है। अनुलग्नक क यानी एनेक्सर क में अपेक्षित जानकारी जैसे अपना नाम, पाठ्यक्रम कोड, नामांकन संख्या, अध्ययन केंद्र का नाम और कोड तथा क्षेत्रीय केंद्र के नाम और कोड स्पष्ट अक्षरों में प्रथम पृष्ठ पर अवश्य प्रदान करें, ताकि आपको सूचना भेजने में आसानी रहे। अपना फोन, मोबाइल नंबर और ईमेल, ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अप्रूवल ईमेल के थ्रू ही आएगा, तो आप ध्यान रखिए कि ईमेल आप सही से लिखें, का उल्लेख करना ना भूलें। तो एनेक्सर का बार बार क्या बोल रहा है आइए देख लेते हैं। तो ये आपका MTTP 06 का जो आपका प्रोजेक्ट गाइड बुक है उसमें ये दिया हुआ है। अगर आपको गाइड बुक चाहिए, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं वहां पे आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है, सारे चीज से रिलेटेड अगर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ अगर आपको सारे चाहिए एज अ फॉर्मेट के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। तो मैं वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एज ए फॉर्मेट भेज दूंगा, तो उसमें आप मॉडिफाई करके आप प्रपोजल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एनेक्सर क यानी अनुलग्नक, इसी को अनुलग्नक बोलते हैं। तो यही है आपका, तो इसको आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ में ये डॉक्यूमेंट भी आपको देना है। ठीक है, तो इसमें आप अपना नाम लिख देंगे, एनरोलमेंट नंबर लिख देंगे, ये तो आपको ऑलरेडी फिल किया हुआ है, एड्रेस अपना लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये बहुत जरूरी है, रीजनल सेंटर लिख दीजिएगा, जो भी आपका रीजनल सेंटर हो, स्टडी सेंटर, और टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी हम देखेंगे कि क्या है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसके बाद ये प्रमाण पत्र है जो ये ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आप बनाएंगे उसके साथ इसको अटैच करना है। ठीक है, और इसको भी साथ में भेजना है वहां पे। ठीक, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति संबंधी पत्र, अनुवाद, अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ के द्वारा जारी किया जाएगा, उसे संभाल कर रखें और अपने परियोजना कार्य को जमा करवाते समय साथ में संलग्न करें। प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात ही आप अनुवाद संबंधी परियोजना कार्य पर काम करना शुरू करें। तो जैसे ही आपको परियोजना प्रस्ताव का अप्रूवल आ जाता है, जो ईमेल में आपका एक PDF आएगा, उसमें आपका नाम लिखा हुआ होगा और अप्रूव्ड करके ऐसे बहुत सारे कॉलम होंगे, इसमें लास्ट में आपका अप्रूव्ड होगा, इधर आपका नाम लिखा होगा जिसमें और भी छात्र छात्राओं के नाम होंगे। तो अपना अपना वाला जिस पृष्ठ में आपका नाम होगा और साथ में अप्रूव्ड लिखा होगा, उस पृष्ठ को आप अपने पास सेव करके रख लीजिए, प्रिंट करा के अगर हो सके तो रख लीजिए, और उसको भी इसके साथ जब आप फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पे उसको जब फाइनल प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अब जब उसको सेंड करेंगे तो वहां पे ये वाला अप्रूवल वाला भी पेज आपको लगाना पड़ेगा। वो आपको हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि जो पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद हम उसमें क्या क्या लिखेंगे, कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको कैसे सेंड करेंगे, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब कि कैसे बनाते हैं हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल और क्या क्या हमें उसमें मेंशन करना रहता है, कैसे क्या क्या करना रहता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं।
तो देखिए जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट प्रपोजल जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने इस बुक को लिया था अपने अनुवाद के लिए सेलेक्ट किया था। तो इस बुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल आपको देखने को मिलेगा, दिखा देता हूँ मैं इसका। तो इसका मैंने ये जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था वो मैंने लिया था, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही सिर्फ। ये आपका द साइकोलॉजी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स और द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे एक्शंस, इन दो चैप्टर्स को ही मैंने लिया था अनुवाद कार्य के लिए, जिसमें 8 से 10,000 शब्द हो जा रहे थे। ठीक है, तो आप भी इसी तरह का कोई भी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। बुक के साथ साथ आपको एक कैटेगरी भी सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए ये इस तरह का कुछ था टेक्स्ट इसका। उसी तरह चैप्टर 2, तो टोटल मैंने इसमें से 2 चैप्टर लिया था जिसमें 8 से 10,000 शब्द हो जा रहे थे। ठीक है, तो अब चलते हैं कि जब मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया तो प्रपोजल कैसे बनाया था। तो ये देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट होगा, देखिए ये अगर फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप इसे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वहां पे ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा, इसमें ही आप एडिट कर सकते हैं अगर टाइप करके लिखना चाहते हैं तो। नहीं तो आप वीडियो को देखते हुए आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप हैंड रिटन भी इसको दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको टाइप करके ही देना है, हैंड रिटन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले तो आपको क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावित पाठ का शीर्षक। ठीक है, तो शीर्षक मेरा क्या था, शीर्षक क्या था, जो मैंने बुक का मेरा जो टाइटल था द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, ठीक है, वही यहाँ पे शीर्षक दे दिया है मैंने। देखिए ये जो मेरा बुक था उसका शीर्षक क्या था, द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, देखिए। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ एवरीडे एवरीडे थिंग्स हो गया। अब चलते हैं पुस्तक की मूल भाषा क्या है। पुस्तक की मूल भाषा थी इंग्लिश। अनुवाद कैसे होगा, अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में, ये सब आपको मेंशन करना है स्टार्ट में। लेखक, लेखक मेरे बुक के डॉन नॉर्मन है। ठीक है, प्रकाशक क्या है बुक का, बेसिक बुक्स, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये डिटेल्स आपको प्रस्तावित पाठ के शीर्षक के अंदर ये सारा चीज आपको डिटेल देना है, जितना भी आप डिटेल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल देने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको क्या लिखना रहेगा, चयनित पाठ की प्रकृति। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चयनित पाठ की प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, व्यावसायिक और डिजाइनिंग। तो जैसा कि आप देखेंगे, आपको मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, तो मेरा किस कैटेगरी के अंदर आता है, मेरा आता है व्यावसायिक, और इसमें क्या है, डिजाइनिंग। ठीक है, उससे रिलेटेड, क्योंकि डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स बुक का नाम है, तो मेरा वेबसाइट, अब ब्रैकेट में मैंने डिजाइनिंग लिख दिया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो व्यावसायिक और डिजाइनिंग ये हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या लिखना रहेगा, तो उसमें नेक्स्ट है चयनित पाठ का संक्षिप्त परिचय, मतलब जो बुक है उस किस बारे में है उसका परिचय आपको देना है। तो जैसा कि आप देखेंगे, द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स संज्ञानात्मक वैज्ञानिक और प्रयोज्य इंजीनियर डोनाल्ड नॉर्मन की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, जिसमें बताया गया है कि कैसे डिजाइन वस्तु और उपयोगकर्ता के बीच संचार के रूप में कार्य करता है, और वस्तु के उपयोग के अनुभव को आनंददायक बनाने के लिए संचार के उस माध्यम को कैसे अनुकूलित किया जाए। पुस्तक के मुख्य आधारों में से एक यह है कि यद्यपि लोग अक्सर वस्तुओं में गड़बड़ी होने पर खुद को दोषी ठहराने के इच्छुक होते हैं, परंतु यह उपयोगकर्ता की गलती नहीं है, बल्कि सहज मार्गदर्शन की कमी है जो डिजाइन में मौजूद होनी चाहिए। नॉर्मन अच्छे और बुरे डिजाइन के पीछे के मनोविज्ञान का वर्णन करने के लिए केस स्टडीज और का उपयोग और डिजाइन सिद्धांतों का प्रस्ताव करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो पुस्तक किस बारे में है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद इस पुस्तक में कुल 347 पृष्ठ हैं जो 7 अध्यायों में संकलित है। अब पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ, इनमें से 2 अध्याय द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स और द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे एक्शन, पृष्ठ संख्या 1 से 73, इन सब का अच्छे से मेंशन करना है। तक मेरा अनुवाद कार्य संभावित सीमा तक पूर्ण हो जाता है, अतः इन 2 अध्यायों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होना है। ठीक है, होना है लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रस्तावित है। तो ये आपका समझ में आ गया। यहाँ पे आपको बुक, जो भी आप बुक ले रहे हैं उसके बारे में बता देना है कि वो बुक किस बारे में है, किस लेखक का है, उस बुक के बारे में क्या स्पेशलिटी है। उसके बाद आपको इस बुक में कितने पृष्ठ हैं, कितने अध्याय हैं, उनमें से आपने क्या सिलेक्ट किया है, कितने अध्याय का आपने अनुवाद सेलेक्ट किया, और लास्ट में लिख देना है कि इतने पृष्ठ 1 से 73 तक मेरा अनुवाद कार्य संभावित सीमा तक पूर्ण हो जाता है, अतः इन 2 अध्यायों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होना प्रस्तावित है भी लिख सकते हैं, अनुवाद होना प्रस्तावित है, या फिर अनुवाद होना है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य।
ठीक है। प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो मैंने आप क्यों ये इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा कि आमतौर पर व्यावसायिक और तकनीकी विषयों पर आधारित पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होती है, जिससे हिंदी भाषियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती। डॉन नॉर्मन की यह पुस्तक, जिसके अनुवाद का प्रस्ताव किया जा रहा है, डिजाइन के प्रति एक गहरी समझ प्रदान करता है। हिंदी भाषी लोग भी बहुतायत में वस्तुएं एवं सेवाओं के निर्माण व डिजाइन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह अनुवाद उन सभी लोगों के साथ साथ आम जनता, विशेषकर जो अंग्रेजी भाषा में सहज नहीं है, को भी डिजाइन संबंधी विषय पर एक अच्छी समझ प्रदान करेगा, जिससे वे समावेशी और उपयोग में आसान डिजाइन विकसित करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये मैंने लिख दिया कि मैं क्यों इसी पुस्तक का अनुवाद करना चाहता हूँ। तो उसी तरह आप भी उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि जिस भी पुस्तक का उसका उस भाषा में तो अनुवाद हुआ नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं कि इस पुस्तक की जो भी विषय वस्तु है उसको अ, हिंदी भाषी लोगों तक, या फिर आप इंग्लिश में अनुवाद करें तो अंग्रेजी भाषी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको आप ये अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अनुवाद की पद्धति, प्रक्रिया, रणनीति और कार्यनीति, ये नेक्स्ट हेडिंग के अंदर आपको क्या लिखना है। तो अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में की जाएगी। इस पुस्तक के 2 अध्यायों में लगभग 8 से 10,000 शब्द हैं, जिनका अनुवाद करना प्रस्तावित है। दोनों अध्याय डिजाइन के 2 विशिष्ट पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए इसका अनुवाद करने के लिए पाठ को कई बार पढ़कर इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म नजरिए को समझना होगा। फिर अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द ढूंढने के लिए विभिन्न शब्दकोशों की मदद लेनी होगी। शायद कुछ शब्दों को खुद से हिंदी में भावानुवाद करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। संभवतः अंग्रेजी के कुछ तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, जिनका शब्दानुवाद संभव नहीं। उसके बाद पॉइंट्स में मैंने लिखा है, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों के लिए हिंदी के समकक्ष शब्दों की खोज, कुछ तकनीकी व पारिभाषिक शब्दों का हिंदी में नामकरण करना, व्याकरण सम्मत अनुवाद कार्य करना, जैसे वाक्यों की संरचना अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग होती है, उनमें यथासंभव त्रुटि रहित अनुवाद करने की कोशिश की जाएगी। यथासंभव छोटे छोटे और सरल वाक्यों में अनुवाद करना है, परंतु इसका समुचित ध्यान रखा जाएगा कि अनुदित सामग्री मूल पाठ से भिन्न न हो। जरूरत पड़ने पर कुछ विशिष्ट शब्दों के हिंदी अर्थ जानने के लिए इंटरनेट का भी प्रयोग किया जाएगा। तो मैं कैसे अनुवाद करूंगा, क्या क्या मेरे अनुवाद के लिए रणनीति है, वो इस हेडिंग के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको आप इसी इसी तरह से आप भी अपना थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अनुदित पाठ से अपेक्षाएं। तो अनुदित पाठ से यह अपेक्षा की जा सकती है कि मूल पाठ के पठन से जो ज्ञान और अनुभव पाठकों को हासिल हो, बिल्कुल वैसा ही अनुदित पाठ से हिंदी भाषी पाठकों को भी मिले, क्योंकि ये मूल पाठ इंग्लिश में है। तो इंग्लिश वर्जन को पढ़ के जो इसके जो पाठक है उनको जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ, वैसा ही जब मैं अनुवाद कर दूंगा इसका, तो अनुवाद करने के बाद ये हिंदी भाषा में हो जाएगा, तो हिंदी भाषी पाठक को भी वही अनुभव, वही ज्ञान मिलना चाहिए। इस तरह से अनुवाद होना चाहिए ताकि दोनों का जो कथ्य है वो सेम ही हो। अब इसके बाद क्या है, लास्ट हेडिंग है अनुवाद के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन साधन और उपकरण। तो इसमें आप सेम ही लिख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी शब्दकोश, वेबसाइट, इंटरनेट, ये सब आप मेंशन करके आपको इस तरह से बनाना। तो या तो आप इसे हैंड रिटन लिख लीजिए, किसी A4 शीट पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको टाइप करके भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर टाइप करते हैं तो आपको उसको प्रिंट कर लेना होगा। तो ये आपका पूरा प्रपोजल बन गया, ठीक है। और इसके साथ ही लास्ट में आपको ऐसे लिखना है, पुस्तक के पृष्ठ जिनका अनुवाद करना प्रस्तावित है, और जितने भी पेज आपने हैं, इसमें तो मैंने पूरा पेज नहीं लगाया है, लेकिन ये मैंने जो बुक है उसका कवर पेज लगा दिया, और इसके साथ साथ जो इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, जितने भी पृष्ठ हैं उसके, उन सबको मैं इसके बाद लगा दूंगा, ठीक है। जितने भी पृष्ठ है ना, जैसे कि यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसी तरह दोनों का इसके साथ साथ मैं लगा दूंगा। तो इसके अंदर क्या क्या है, आपका जो बुक का कवर होगा उसका फोटो, और उसके साथ साथ जितने भी पृष्ठ का आपने अनुवाद के लिए प्रपोज किया है, जिसमें से 8-10 हजार शब्द हो जाए, उन सभी पृष्ठों का आपको फोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगा देना है इसके साथ साथ, और इसको प्रिंट कर लेना है। अगर आपने हैंड रिटन ही लिखा है तो बुक का तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा, और इसको आप हैंड रिटन मतलब A4 साइज पर लिख के इसके साथ आपको इसको अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसको अटैच करने के साथ साथ जो मैंने आपको दिखाया था एनेक्स्चर, आपको कहाँ पे मिलेगा, देखिए ये आपका हैंडबुक है। एनेक्स्चर आपका देखिए, एनेक्स्चर का, तो इसको फिल कर लीजिए, यहाँ पे साइन कर दीजिए, और इसका भी एक प्रिंट आउट ले लीजिए, और उसके साथ सबसे पहले इसको लगाना है। इसके बाद आपको अपना जो आईडी कार्ड होगा इग्नू का, उसका फोटोकॉपी लगा देना है। तो पहला पेज ये, इसके बाद इग्नू का फोटोकॉपी, इग्नू का जो आईडी कार्ड है उसका फोटोकॉपी, और थर्ड पेज आपका क्या रहेगा, थर्ड पेज जो रहेगा आपका, ये जो आपने प्रपोजल बनाया है, ये जितने भी पेज में ये आ जाए, और उसके बाद
ये पेज में आपका बुक का कवर और इसके बाद जितने भी पृष्ठ आपको अनुवाद करने के लिए प्रस्तावित करना चाहते हैं वो। ये हो जाने के बाद आपको लिफाफा लेना है एक, उसमें ये जो जो भी प्रिंट किया हुआ जो भी हैंड रिटन चीजें हैं उसको अच्छे से स्टेपल करके आप उसको एक एनवेलप में अच्छे से रख देंगे और एनवेलप के ऊपर आपको ऐसे लिखना है, परियोजना कार्य प्रस्ताव पीजीडीटी। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं या फिर एक ही भाषा में चलेगा, वैसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने दोनों ही भाषाओं में लिख दिया था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क प्रपोजल पीजीडीटी। और टू किसको भेजना है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पीजीडीटी प्रोग्राम, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं या फिर दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं। और फिर इसको फ्रॉम में आप अपना नाम लिख दीजिए और अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर वगैरह दे दीजिए नीचे में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट प्रपोजल हो गया रेडी। तो इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल हो गया रेडी। अब इसको लिफाफे में बंद करके ऊपर ये एड्रेस लिख के फ्रॉम में आपका नाम एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखने के बाद इसको सेंड कर दीजिए इंडिया पोस्ट के थ्रू। और फिर आपको वेट करना होगा जब तक आपका ईमेल आईडी से आपको अप्रूवल नहीं आ जाता, ठीक है। तो जैसे ही आपका अप्रूवल आएगा मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट वर्क मैंने कैसे किया था, और आप भी मेरे साथ साथ करते चलिएगा। कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, मैं आपको, या फिर वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यथासंभव हेल्प करने का कोशिश करूंगा। तो आपको कहीं से भी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी को पैसे देकर प्रोजेक्ट बनवाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल से जुड़िए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे तरीकों से गाइड करता चलूंगा। पीजीडीटी का हमारा कोर्स भी चल रहा है जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप उधर से भी आप क्लासेस भी कर सकते हैं ताकि पीजीडीटी में आपको अच्छे नंबर मिले, साथ ही साथ आप अनुवाद के स्किल भी सीख सकें, जिससे आपका एज ए ट्रांसलेटर जो करियर हो वो अच्छा हो आगे चल के, ठीक है। तो वीडियो में आज इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।